Hello friends, how are you? Welcome to Expert Opinion. I am भावना फ्रॉम उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। तो ये सुपर टेट का एक टॉपिक है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। और हम जानेंगे कि प्रारंभिक समय में शिक्षा किस तरीके की हुआ करती थी और उसके बाद में जो नवीन प्रयास किए गए, नए नए प्रयास उसमें किए गए, संशोधन किए गए, अलग अलग तरीके के आयोग बनाए गए, किस तरीके से ये काम आगे बढ़ा था। तो प्रारंभिक शिक्षा के जो नए प्रयास किए गए, नवीन प्रयास किए गए एलिमेंट्री एजुकेशन के, उसके बारे में हम इस क्लास में जानेंगे। और फ्रेंड्स, ये हमारी जो क्लास है ये टारगेट सुपर टेट रहेगी। 130 प्लस का हम टारगेट लेकर चलेंगे। तो सुपर टेट का यहाँ पर पूरा इस सीरीज में आपके लिए डेटा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास को। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। पहला पॉइंट है प्राचीन काल में शिक्षा। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि प्राचीन समय में जो शिक्षा थी उसका अर्थ क्या माना जाता था, क्या अर्थ हुआ करता था। तो हम बात करें अगर प्राचीन समय की, तो अतीत में क्या था? अतीत में शिक्षा को क्या कहते थे लोग? विद्या कहा करते थे। क्या कहते थे? विद्या। आपको याद रखना है, विद्या शब्द विद धातु से बना है। याद रखिएगा, विद्या शब्द कौन सी धातु से बना है? विद धातु से बना है। ठीक है, विद धातु, इसमें आ प्रत्यय लगा है। विद धातु में कौन सा प्रत्यय लगा है? आ प्रत्यय लगा है, तब बना है विद्या। ठीक है, याद रखेंगे, विद धातु में आ प्रत्यय लगा है तब बना है शब्द विद्या। इसका अर्थ क्या होता है विद्या शब्द का? तो इसका अर्थ हुआ करता था जानना। इस प्रकार विद्या का अर्थ किससे लगाया जाता था प्राचीन समय में? ज्ञान से। ठीक है, मानव का जो ज्ञान का मानव जो है उसके जीवन का विकास अत्यधिक महत्वपूर्ण हुआ करता था। लोगों का मानना था कि व्यक्ति के जीवन का एकमात्र अर्थ होता है क्या? ज्ञान प्राप्त करना। यानी शिक्षा का अर्थ किससे लिया जाता था? ज्ञान प्राप्ति से, आत्मज्ञान से लिया जाता था। आत्मज्ञान यानी आत्मसिद्धिकरण करना, आदर्शवाद पूरी तरीके से भरा हुआ था। कब? प्राचीन काल में। ठीक है, आपको याद रखना है। तो अगर क्वेश्चन आए कि प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा हुआ करता था, शिक्षा का स्वरूप कैसा था, तो आपको याद रखना है आत्मज्ञान की प्राप्ति। कैसा हुआ करता था? आत्मज्ञान की प्राप्ति, यानी आध्यात्म की ओर आदर्शवादी लोग थे। कब? प्राचीन काल में। तो आपको याद रखना है। लेकिन आज के समय में आपको पता है शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जीविकोपार्जन है। और सबसे बड़ी बात है, शिक्षा का उद्देश्य है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, शिक्षा के दो उद्देश्य होते हैं, यानी दो तरीके के रूप होता है, दो अर्थ होते हैं। कौन कौन से? एक होती है व्यापक शिक्षा और एक होती है संकुचित शिक्षा। दोनों में डिफरेंस हम जानेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसको आप करेंगे। प्राचीन काल में शिक्षा का क्या अर्थ होता था? करके सीखना, खेल खेल में सीखना, आत्मज्ञान या बालक का विकास। अब जो अभी आपने समझा उससे आंसर कीजिए कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। प्राचीन समय में शिक्षा का क्या अर्थ होता था? करके सीखना? बिल्कुल नहीं होता था। खेल खेल में सीखना? नहीं। ये तो आज का जो वर्तमान प्रेजेंट टाइम है तब है ये अर्थ। प्राचीन काल में शिक्षा का अर्थ होता था ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। जो लोग सी आंसर किए हैं, थर्ड ऑप्शन को आंसर किए हैं, उनका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में दो वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? अब इसका आंसर बताइए, तब मैं आपको बताती हूँ कि इसके पीछे क्या लॉजिक है और इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में भी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसका आंसर बताइए फटाफट से कि प्राचीन काल में दो वेदों के ज्ञाता को क्या कहा जाता था। ऑप्शन है रुद्र, आदित्य, वसु या बौद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वसु, ऑप्शन थर्ड। प्राचीन काल में दो वेदों के ज्ञाता को वसु कहते थे। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए प्राचीन काल में तीन वेदों के ज्ञाता को क्या कहा जाता था, तो रुद्र कहा जाता था। इसके अलावा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्राचीन काल में जिसको चारों वेदों का ज्ञान होता था उसे क्या कहते थे, तो आदित्य कहा करते थे। लोग थे जिन्हें दो वेदों का ज्ञान था वो वसु कहलाए। कुछ लोग थे जिनको तीन वेदों का ज्ञान था वो रुद्र कहलाए। और कुछ लोग थे जिन्हें चारों वेदों का ज्ञान था वो क्या कहलाए? आदित्य कहलाए। आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्या शब्द किस धातु से बना है?
फटाफट से आंसर करेंगे। विद्या शब्द किस धातु से बना है? विद, विध, विधि या विधान? तो विद्या शब्द बना है विद धातु से। जो लोग ऑप्शन फर्स्ट को, ऑप्शन ए को आंसर कर रहे हैं उनका करेक्ट है, ठीक है, उनका आंसर करेक्ट है। और अभी मैंने आपको बताया कि विद्या शब्द किस धातु से बना है? विद धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ होता है जानना, ठीक है। विद्या शब्द बनाने में विद धातु में आ प्रत्यय लगा हुआ है, तब बना है विद्या। हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको याद रखना है, शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगने से बना है। संस्कृत का कौन सा धातु? शिक्ष धातु, याद रखिएगा। किस धातु से बना है? शिक्ष धातु से बना है, ठीक है। शिक्ष धातु में कौन सा प्रत्यय लगा है? आ प्रत्यय लगा है, ठीक है। शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगा है, तब बना है शिक्षा। इतना आपको याद रखना है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। इस तरह से अगर हम बात करें तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। शिक्षा का मतलब क्या है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया। याद रखिएगा, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? सीखना और सिखाना। और ये प्रक्रिया जो मनुष्य है उसके जीवन के किसी विशेष स्तर तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि बच्चे के जन्म से लेकर शिक्षा प्रक्रिया पूरे जीवन चलती है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन है करना और पढ़ना, पढ़ना और लिखना, सीखना और सिखाना, ज्ञान प्राप्ति। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अब ये क्वेश्चन, इसमें चारों ही ऑप्शन आपको ऐसे लग रहे होंगे कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अगर आपने ध्यान से सुना अभी मैंने आपको क्या कहा, तो आप इसका आंसर सही करेंगे। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना और सिखाना, ठीक है। जैसे अब हम यहाँ YouTube के थ्रू जुड़े हैं, तो मैं आपसे कुछ सीखती हूँ, आप मुझसे कुछ सीखते हैं, यानी दोनों तरीके से प्रक्रिया कैसी चल रही है? सीखने की और सिखाने की। तो शिक्षा का अर्थ क्या हुआ? शाब्दिक अर्थ सीखना और सिखाना। नेक्स्ट पॉइंट, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति। शिक्षा को हम इंग्लिश में एजुकेशन भी बोलते हैं। तो इस एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो अलग अलग जो शिक्षा शास्त्री हुए उन्होंने 3 शब्दों के माध्यम से एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति बताई। अब आपके ऑप्शन में एजुकेटम आए, एडसियर आए या फिर एजुकेयर आए, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, आपको याद रखना है। मोस्टली क्या आता है? एजुकेटम शब्द आता है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? एजुकेटम शब्द से मानी जाती है। शिक्षा को आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं? एजुकेशन। क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। और एजुकेशन की उत्पत्ति, जो एजुकेशन शब्द है इसकी उत्पत्ति अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने बताई कि एजुकेटम, एडसियर और एजुकेयर, इन तीनों शब्दों से मिलकर के हुई है। तो आपको याद रखना है, एजुकेटम जो है इसका अर्थ क्या होता है? शिक्षित करना, टू ट्रेन, एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। एडसियर शब्द जो है इसका अर्थ होता है, एजुशेयर का, इसका अर्थ होता है विकसित करना और निकालना। एजुकेयर का क्या अर्थ होता है? आगे बढ़ाना, बाहर निकालना अथवा विकसित करना। इसका तात्पर्य है कि बच्चे के अंदर जो क्षमताएं हैं, बच्चे के अंदर जो एबिलिटी हैं, जो प्रतिभाएं हैं, उनको बाहर निकालना। बच्चे के अंदर छुपी प्रतिभाएं। आपको याद रखना है कि प्रत्येक बच्चा प्रतिभाशाली होता है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ज़रूरत है तो उसको मोटिवेट करके उसके अंदर जो छुपा हुआ है उसको बाहर निकालने की। इसलिए एजुकेयर शब्द का अर्थ क्या है? आगे बढ़ाना, बाहर निकालना, विकसित करना। यानी बच्चे के अंदर जो छुपा है उसे बाहर निकालना, उसको आगे बढ़ाना और उसका विकास करना। ये होता है शिक्षा या एजुकेशन का अर्थ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ऑप्शन है एजुकेटम, एजुरियम,
एजुकेट या सभी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, एजुकेटम। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति एजुकेटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है शिक्षित करना। अर्थ क्या है? शिक्षित करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। शिक्षा के सामान्य उद्देश्य। शिक्षा के सामान्य उद्देश्य क्या हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों की अगर बात की जाए, जैसे आप खुद से भी इसका आइडिया लगा सकते हैं, जैसे चरित्र का निर्माण करना, बच्चे का विकास करना, शारीरिक विकास करना, ज्ञान संबंधी उद्देश्य हो सकते हैं, हमारे जो जीविकोपार्जन है उससे संबंधित उद्देश्य हो सकते हैं, सांस्कृतिक विकास से संबंधित उद्देश्य हो सकते हैं, आध्यात्मिक विकास या संतुलित विकास से संबंधित उद्देश्य, है ना, नागरिकता के उद्देश्य हो सकते हैं कि हमें देश में क्या करना है, अच्छे नागरिक तैयार करने हैं। ये भी तो शिक्षा का एक उद्देश्य हो सकता है। इसके अलावा अनुकूलन और समायोजन का उद्देश्य, जैसे कोई बच्चा समायोजित नहीं है तो उसको किसके द्वारा समायोजित किया जा सकता है? एजुकेशन के द्वारा। अच्छी एजुकेशन उसे दी जाए, उसे ये ज्ञान प्राप्त हो कि समायोजन करने से आपके सारे कष्ट दूर होंगे। तो समायोजन का उद्देश्य हो सकता है, आत्म अभिव्यक्ति का उद्देश्य हो सकता है, खुद के विचारों को व्यक्ति कब अभिव्यक्त कर पाएगा? जब वो शिक्षित होगा। ठीक है, तो आत्म अभिव्यक्ति का उद्देश्य हो सकता है, आत्म अनुभूति, खुद के अंदर क्या छुपा हुआ है, आत्मविश्वास का उद्देश्य हो सकता है। तो बहुत सारे उद्देश्य शिक्षा के हो सकते हैं अगर हम सामान्य उद्देश्य की बात करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। तो क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। शिक्षा के सामान्य उद्देश्य हो सकते हैं। ऑप्शन है जीविकोपार्जन का उद्देश्य, ज्ञान संबंधी उद्देश्य, नागरिकता उद्देश्य या फिर उपर्युक्त सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो सभी करेक्ट हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी। ये शिक्षा के सभी सामान्य उद्देश्य हैं। नेक्स्ट, गुरुकुल प्रणाली। अब देखिए, हमने सबसे पहली बात की कि प्राचीन समय में जो शिक्षा थी वो कैसी थी। उसके बाद में हुआ क्या कि प्राचीन समय में शिक्षा जो थी वो गुरुकुलों में हुआ करती थी। मतलब कि एक, मान लीजिए, गुरु का आश्रम हुआ करता था, उसमें शिक्षित गुरु हुआ करते थे और उनके शिष्य, तो सभी आपस में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे और व्याख्यान प्रणाली प्रचलित थी। कब? गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में। गुरुओं के मठ हुआ करते थे, वहाँ पर शिक्षा चलती थी आश्रमों में, और गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता था। कब? प्राचीन समय में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्राचीन समय में गुरु का स्थान क्या था। तो गुरु को ईश्वर माना जाता था और शिष्य गुरु की हर बात मानता था, चाहे वो शिष्य से गुरु कुछ भी करवाए, जंगल में खड़ा कर दे, धूप में खड़ा कर दे, कुछ भी करे, तो सबसे ज़्यादा गुरु को महत्व दिया जाता था प्राचीन समय में। आज का टाइम क्या है? आज के समय में बाल केंद्रित शिक्षा है, यानी बच्चा केंद्र में होता है। लेकिन प्राचीन समय में कौन सी थी? शिक्षक केंद्रित, यानी गुरु केंद्र में होता था, शिक्षक केंद्र में होता था। बच्चे जो छात्र थे, उनके जो शिष्य थे वो निष्क्रिय हुआ करते थे। गुरु व्याख्यान विधि से, व्याख्या के द्वारा वेदों का ज्ञान शिष्यों को कराया करते थे। तो ये प्रणाली चलती थी, गुरुकुल प्रणाली। उसके बाद में क्या हुआ था? वैदिक शिक्षा आई थी, फिर बौद्ध शिक्षा आई थी, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। और गुरुकुल प्रणाली यानी प्राचीन समय में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? आत्मज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, आध्यात्म को प्राप्त करना, ये प्राचीन समय में शिक्षा का उद्देश्य हुआ करता था। आगे बढ़ेंगे हम, ठीक, याद रखिएगा। और जो गुरुकुल प्रणाली थी उनमें बालक को वेद का ज्ञान कराना, उपनिषद का ज्ञान कराना, पुराण, नीति शास्त्र, इतिहास, गणित, भाषा, कला, इन सब चीज़ों का ज्ञान कराया जाता था व्याख्यान प्रणाली के माध्यम से। और शिक्षा का माध्यम क्या थी? भाषा अगर पूछ ली जाए तो संस्कृत भाषा शिक्षा का माध्यम हुआ करती थी। अब बात करेंगे हम वैदिक शिक्षा की। ठीक है, वैदिक शिक्षा से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको सब चीज़ें क्लियर करके चलनी है। ठीक है, हम बात करें वैदिक शिक्षा की, तो वैदिक शिक्षा में क्या था? वैदिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था मनुर्भाव। क्या था? मनुर्भव। मनुर्भव, ये वैदिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य हुआ करता था। पहले क्या था? पहले वे इंसान बने, फिर भारतीय। ऋग्वेद में ये कहा गया कि आँख
कान, नाक आदि में सभी मनुष्य समान हैं। आँख से, नाक से, कान से, इन सभी में मनुष्य समान हैं, पर जो ज्ञानवान हो जाते हैं वे ही मनुष्य श्रेष्ठ हो पाते हैं। ये बात किस में कही गई? ऋग्वेद में कही गई कि समान है सब लोग देखने में, लेकिन जिसके पास ज्ञान है वो श्रेष्ठ है। ठीक है, तो वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या निकल के आता है? उद्देश्य निकलता है व्यक्ति को ज्ञान में प्रवीण बनाना, ऐसा ज्ञान जो उसे जीवन संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ बना सके। सा विद्या विमुक्तये। तो शिक्षा का अर्थ क्या था? शिक्षा का अर्थ था मोह से मुक्ति। कौन से काल में? वैदिक काल में। वैदिक शिक्षा का अर्थ क्या हुआ करता था? मोह से प्राप्ति। इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो वैदिक शिक्षा का उद्देश्य था, लक्ष्य जो था वो था मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति करना। किसका उद्देश्य था? वैदिक शिक्षा का। ठीक है, शिक्षा का प्रारंभ कैसे होता था? संस्कार से हुआ करता था। शिक्षा का प्रारंभ वैदिक काल में किससे होता था? संस्कार के माध्यम से हुआ करता था। तो आपको ये याद रखना है, वैदिक शिक्षा से रिलेटेड। इसके अलावा वैदिक शिक्षा जो थी, इसमें शिक्षा पूरी तरीके से राज्य के नियंत्रण से मुक्त रहती थी और सार्वजनिक और निःशुल्क शिक्षा रहती थी। वैदिक शिक्षा का स्वरूप मुख्यतया वैयक्तिक था। वैयक्तिक विभिन्नता के आधार पर प्रत्येक शिष्य को ज्ञान और प्रशिक्षण दिया जाता था। वैदिक काल में शिक्षा कैसी हुआ करती थी? सावासीय हुआ करती थी। कैसी? सावासीय हुआ करती थी। शिक्षा पुस्तकीय ना होकर व्यावहारिक थी। कब? वैदिक काल में। याद रखना है कि व्यावहारिक शिक्षा थी कब? वैदिक काल में। और मोक्ष को प्राप्त करना सबसे बड़ी बात है, आपको ये याद रखना है कि वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य था क्या था? मोक्ष की प्राप्ति, मनोर्भव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा की शिक्षण विधियां थी। वैदिक कालीन शिक्षा जो थी उसकी 3 शिक्षण विधियां मानी जाती। कौन कौन सी? श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तो उपर्युक्त सभी इसका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, वैदिक कालीन शिक्षा जो थी उसकी 3 विधियां थी, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तो उपर्युक्त यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, बौद्धकालीन शिक्षा। बौद्ध काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था, ये आपको जानना है। बौद्धकालीन शिक्षा की हम अगर बात करें, जैसे कि इनमें अगर समानता की बात करें तो जैसे वैदिक काल में मोक्ष की प्राप्ति उद्देश्य था और बौद्ध काल में लक्ष्य निर्माण प्राप्ति था। क्या था? निर्माण की प्राप्ति। बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र अगर पूछ लिए जाएं तो याद रखिएगा, नालंदा, वल्लवी, विक्रमशिला, तक्षशिला और औदंतपुरी, काशी, मिथिला और जगदला, ये शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन से? नालंदा, वल्लवी, विक्रमशिला, तक्षशिला। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नालंदा पहला था, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, वल्लवी, औदंतपुरी, काशी, मिथिला और जगदला, ये बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र होते थे। बौद्धकालीन शिक्षा में क्या था? शिक्षा प्रणाली का पाठ्यक्रम सैद्धांतिक और व्यावहारिक हुआ करता था। धार्मिक पाठ्यक्रम में बौद्ध साहित्य का अध्ययन और लौकिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत लेखन, गणित, कृषि, पशुपालन, चिकित्सा, मल्लाविद्या, शिल्पकला आदि विषय पढ़ाए जाते थे। तो विषय भी आपको याद रखने हैं, कौन कौन से होते थे? गणित, लेखन, कृषि, पशुपालन, चिकित्सा, मल्ल विद्या यानी मल्लगिरी कराना जो कुश्ती टाइप की होती है, मल्ल विद्या और शिल्पकला। ये कब किस काल में होता था? तो बौद्ध काल में ये हुआ करता था। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? गौतम बुद्ध ने की। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। बौद्ध शिक्षा मूल रूप से कैसी थी? धार्मिक थी, लेकिन सामान्य व्यवसायों जैसे कताई, बुनाई, सिलाई, शिल्प, निर्माण कला, ये सारी शिक्षा भी दी जाती थी बौद्ध काल में। बौद्धकालीन शिक्षा में स्त्री जो थी उसकी शिक्षा, स्त्रियों की शिक्षा अच्छी हुआ करती थी। जैसे कि बौद्धकालीन समय में एक हुई थी विषमता प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, संघ में प्रशिक्षु रूप में प्रवेश लेने वाली एक महिला थी। कौन सी थी? विषमता प्रजापति गौतमी। बिहार मठ में महिलाओं को भिक्षुकी के रूप में रहना पड़ता था। कैसे रूप में? भिक्षुकी के रूप में। उन्हें भी भिक्षुओं के समान शिक्षा दी जाती थी।
कब? बौद्ध काल में, आपको याद रखना है। समानताएं कई बार पूछ ली जाती हैं, असमानताएं पूछ ली जाती हैं। जैसे कि वैदिक शिक्षा जो है, वैदिक शिक्षा में ब्राह्मण धर्म का प्रचार मकसद नहीं था, जबकि बौद्ध शिक्षा में बौद्ध धर्म का प्रचार मकसद रहा करता था। वैदिक शिक्षा में क्या था? गुरु का वर्चस्व हुआ करता था, लेकिन बौद्ध शिक्षा में शिक्षा समुदाय का वर्चस्व रहा करता था। शिक्षा का जो समुदाय होता था उसी का वर्चस्व रहा करता था। मतलब कि जो वैदिक शिक्षा थी वो गुरुकुल प्रणाली पर कुछ बेस्ड थी, लेकिन वैदिक जो बौद्ध शिक्षा है इसमें थोड़ा बहुत चेंज हुआ। फिर उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में फिर आपकी औपचारिक शिक्षा आई और भी अलग अलग शिक्षाओं में प्रसार होने लगा। फिर समितियां गठित होने लगीं, तो फिर लॉर्ड मैकाले की जो निस्यंदन सिद्धांत वो आया। उसके बाद में औपचारिक शिक्षा को मोटा मोटा आप जान लीजिए कि ऐसी शिक्षा जो नियमित रूप से दी जाती है, जिसका निश्चित पाठ्यक्रम हो और निश्चित स्थान हो, उसको कहेंगे हम औपचारिक शिक्षा। यानी कि विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को हम क्या कह सकते हैं? औपचारिक शिक्षा। ठीक है, याद रखिएगा। व्यक्ति में कुछ क्षमताएं जन्मजात होती हैं और उसके भौतिक और सामाजिक वातावरण के प्रति अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। यानी व्यक्ति जो है, हर एक दो बच्चे कभी समान नहीं होते, उन दोनों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो वर्तमान काल में क्या होता है? बहुत सी संस्थाएं चल रही हैं, जैसे विद्यालय है और भी इंस्टीट्यूट, कोचिंग वगैरह हैं, जहां पर बालकों को क्रिया करने का स्वतंत्र वातावरण दिया जाता है और संस्थाएं उनके व्यवहार को परिमार्जित करने, उन्हें आगे बढ़ाने के अवसर भी प्रदान करती है। ठीक है, तो इस तरीके की शिक्षा जो एक जगह बैठकर, जिसका कोई निश्चित स्थान हो, संस्था हो, एक संस्था के अंतर्गत जिसके द्वारा किसी पूर्व निश्चित योजना के अनुसार बालक को नियंत्रित वातावरण में रखते हैं, उस शिक्षा को हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, जैसे विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा कैसी शिक्षा होगी? औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा क्या है? जो आप परिवार से सीख लेते हैं, कहीं से चलते फिरते सीख लेते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें हम जानवरों से भी सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम चलते हुए पेड़, पशु, पक्षियों से भी सीख सकते हैं। तो ये कैसी शिक्षा हो गई? अनौपचारिक शिक्षा, जिसका कोई भी मतलब निश्चित स्थान नहीं है, कि ये ज़रूरी नहीं है कि क्लास में बैठकर ही इसको ग्रहण किया जाए। अपने घर के बच्चों से, अपने परिवार से जो शिक्षा ली जाती है वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। ठीक है, इसके अलावा दूरस्थ शिक्षा होती है। एक दूरस्थ शिक्षा याद रखिएगा, जैसे कि अब आप दूर से, आप मुझे जानते नहीं बाई फेस, लेकिन यूट्यूब के थ्रू या ऑनलाइन आप जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो होती है दूरस्थ शिक्षा। याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे लॉर्ड मैकाले की हम बात करेंगे, लेकिन इनके बारे में हम बात करेंगे कल। इसके अलावा कितनी स्लाइड बची हैं उनके बारे में कल चर्चा करेंगे, क्योंकि आज बहुत गर्मी है। इतने पर ही स्टॉप करते हैं और टाइम भी ओवर हो चुका है। बाकी की स्लाइड हम कल डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलेंगे कल। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताएं। टेक केयर, बाय बाय।